हाँ जी, तो एंटिटी ए के शेयर आपको दे रखे 100 शेयर दे रखे हैं, एंटिटी बी के आपको 60 शेयर दे रखे हैं, दोनों की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास। तो वही मैंने यहाँ पे पिक किया, इनकी अपनी अपनी बैलेंस शीट के अंदर कितने कितने शेयर हैं सर। इसके बाद शेयर एक्सचेंज रेशियो दे रखी है 2.5:1। ए लिमिटेड लीगल एक्वायरर है, वो इशू कर रहा है आपके पास हर बी के हर शेयर के बदले 2.5 शेयर दे रहा है। तो बी के शेयर कितने थे अपनी बैलेंस शीट में 60 थे, 60 इंटू 2.5 यानी कि 150 शेयर आपको जो है बी को दिए जा रहे हैं। तो अब मैंने कहा था आपको पोस्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है कि क्या पोजीशन बन के आ रही है। तो पोस्ट कॉम्बिनेशन खुद ए के पास बेचारे के पास 100 शेयर रहे हैं और बी के पास जो है वो 150 शेयर निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो बी लिमिटेड गया है, बी लिमिटेड वैसे तो लीगली क्या था, लीगली एक्वायरी था, लेकिन अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए क्या बनेगा, अकाउंटिंग एक्वायरर बनेगा। ठीक है जी। ऐसे ही जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था उसके अंदर देखिए इसमें फ़र्क क्या था दोनों क्वेश्चन में। यहाँ एक न्यू एंटिटी फॉर्म कर रही है और यहाँ पर एक न्यू एंटिटी फॉर्म कर रही है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे कोई स्वैप रेशियो नहीं दे रखी थी। यहाँ क्वेश्चन ने कहा कि न्यू एंटिटी इशूड रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनीज। हमें दोनों बिजनेसेस की, दोनों कंपनीज़ की जो है आपकी फेयर वैल्यू दे रखी थी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर दे रखे थे, हमने दोनों के शेयर निकाल दिए। अब शेयर निकालने के बाद अब दोनों के शेयर आ गए नई कंपनी के अंदर। देखिए यहाँ पे भी रिवर्स बच्चा कहता है यहाँ पे रिवर्स एक्विजिशन क्यों लग रहा है सर। अगर मान लीजिए बी लिमिटेड सीधा ए लिमिटेड को एक्वायर करती, सीधा एक्वायर करती, तो क्या आप एक्विजिशन अकाउंटिंग ना लगाते? हाँ लगाते सर। लेकिन इन्होंने क्या किया, ए और बी ने दोनों ने अलग ही कंपनी बना दी। अब अलग कंपनी के अंदर एक्वायरर कौन, एक्वायरी कौन, ये पता लगाना मुश्किल। तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्स एक्विजिशन कॉन्सेप्ट लगेगा ताकि हम ट्रू एंड फेयर व्यू अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकें सर। तो यहाँ पे क्या है, ए के पास 1100 शेयर है निकल के आते हैं इस हिसाब से, और बी के पास 1400 शेयर निकल के आते हैं। तो मतलब 56% शेयर जो हैं वो बी एक्स होल्ड कर रहा है। तो मतलब अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है यहाँ पे, बी एक्स है। आई होप यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है सर। यहाँ तक तो वैसे खैर सब निकाल लेते हैं। अब अगला मुद्दा आता है कि लोगों को ना सोच नहीं पता निकालने की कि आपको कैलकुलेशन जो करनी है वो क्या बेस मार के करनी है, सिर्फ फार्मूला का रट्टा नहीं लगाना। हम कंसेप्चुअली समझेंगे कि होना क्या है। तो देखिए सर, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करते हैं ना, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एक्चुअली मतलब देखो जो घटना का क्रम होना था वो तो हो गया। जो लीगल एक्वायरर था उसने लीगल एक्वायरी को एक्वायर कर लिया, लीगल एक्वायरर ने पीसी भी पेड कर दी, लेकिन आपने देखा कि उसने पीसी तो पे करी पर एक्चुअली में अकाउंटिंग में तो अकाउंटिंग एक्वायरर बनना चाहिए था। ठीक है सर, अकाउंटिंग एक्वायरी बनना चाहिए था। तो अब हमें ऐसी सिचुएशन लेके हमें नोशनल पीसी निकालनी है यहाँ पे कि जो होना चाहिए था एक्चुअली में वो क्या होता। अगर मान लीजिए आपका अकाउंटिंग एक्वायरर है, वहीं आपका लीगल एक्वायरर होता, कोई डिफरेंस ना होता। पिछले में तो हमने डिफरेंस देखा, अगर सही पिक्चर होती वहीं होता, अकाउंटिंग एक्वायरर ही लीगल एक्वायरर होता तो कितनी पीसी देता। तो बस वही नोशनल पीसी हमने निकालनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरी उम्र कितनी है, 20-22 साल उम्र है मेरी, गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र है मेरी, पर मेरे घर वालों ने मेरे को सीए करवा दी, तो मैं गर्लफ्रेंड तो बना ही नहीं पाया भाई। तो अब अगर गलती कर दी सीए करके भाई साहब, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं एक्चुअली में गर्लफ्रेंड बना नहीं रखी, अगर बनाता तो क्या पोजीशन आती, बस इंडेक्स कह रहा है वो निकाल के दिखा दो। तो ऐसे ही अगर अकाउंटिंग एक्वायरर ही लीगल एक्वायरर होता तो क्या पोजीशन होती है, हमने वो निकालना है। तो अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है निकालने का तरीका। जैसे यहाँ पे बी लिमिटेड की अपनी बैलेंस शीट में 60 शेयर्स थे और बी लिमिटेड का जो पोस्ट कॉम्बिनेशन शेयर होल्डिंग था, पोस्ट कॉम्बिनेशन शेयर होल्डिंग वो 60% निकल के आया था। तो हम ये कहेंगे कि अगर बी लिमिटेड खुद ही शेयर इशू करता, अगर अभी तो देखिए बी लिमिटेड के पास 60 शेयर्स हैं, प्री कॉम्बिनेशन तो 60 शेयर्स हैं, खुद मालिक है, 100% शेयर्स का मालिक है। लेकिन अगर मान लीजिए उसे अपनी शेयर होल्डिंग 60% पे लेके आनी है पोस्ट कॉम्बिनेशन, तो उसे कुछ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे बाहर वालों को। सपोज वो ए लिमिटेड को शेयर इशू करता है अपने, तो ए लिमिटेड को कितने शेयर इशू करेगा कि उसका जो शेयर होल्डिंग है वो 60% हो जाए। ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए 60 शेयर 60% पे हैं, तो 40% पे कितने आएंगे, ये 40% वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया कि 40 शेयर्स निकल के आते हैं। और हमारे को क्वेश्चन में बी लिमिटेड के शेयर की जो फेयर वैल्यू दे रखी थी वो 40 रुपये दे रखी थी, तो 40 × 40 करेंगे तो 1600 आ गया। मतलब इतनी कंसिडरेशन पे करी जाती बी लिमिटेड द्वारा ए लिमिटेड को, अगर बी लिमिटेड ही ए लिमिटेड को असल में एक्वायर करता। ये मतलब है इसका। सिंपली दूसरे जो एग्जांपल था हमारा इलस्ट्रेशन वाला, उसमें क्या था, उसमें बी एक्स लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग शेयर थे वो 7 लाख थे और बी एक्स लिमिटेड पोस्ट कॉम्बिनेशन शेयर होल्डिंग कितनी कर रहा था, 56% कर रहा था।
तो अगर बी एक्स लिमिटेड ही डायरेक्टली एक्स लिमिटेड को एक्वायर कर लेता, ना पड़ता इन झंझटों में कोई तीसरी चौथी कंपनी बनाता, अगर डायरेक्टली जो होना था, जो रियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन अगर वही होता तो क्या होता। तो मैंने कहा हमने यहाँ पे वही फार्मूला लगाया, कोई डिफरेंस थोड़ी लगाया कि 7 लाख शेयर थे, ये 56% को रिप्रेजेंट करें और 44% जो से थे वो ए लिमिटेड को इशू करता एज अ परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ इट्स नेट एसेट्स। तो कितने निकल के आते, तो 5.5 लाख शेयर यहाँ पे निकल के आते और फेयर वैल्यू हम निकाल लेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली दे रखी थी दूसरे में, इसके अंदर हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, फेयर वैल्यू बिजनेस आपको दे रखी है 14,000 और आपके 7 लाख शेयर हैं, तो इसमें से 20 पर शेयर आपके निकल के आएगी फेयर वैल्यू। आप 5.5 लाख शेयर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी 1 करोड़ 10 लाख जो है आपकी फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। मुझे लगता है कि अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसा ऐसे मजाक कर रहा था। चलो खैर आपको समझ आ गया, तो अब आप सोचते रहना कि गर्लफ्रेंड है या नहीं है, कि सर ने सही बोला कि झूठ बोला। हम चलते हैं आगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद तो क्या बेटा, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद तो बस क्लरिकल काम रह गया। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स बनानी है कि जो अकाउंटिंग एक्वायरी है, जो सही मायने में एक्वायरी है, जिसके आप एसेट्स अपने बैलेंस शीट में लेकर आने वाले हैं, उसकी फेयर वैल्यू क्या है। तो आपको उसकी फेयर वैल्यू सबकी निकाल लेनी है एसेट्स की। उसके बाद आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। परचेज कंसिडरेशन हमने पिछले स्टेप में निकाल ली थी, एनसीए का चक्कर कोई है नहीं। तो आप आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स जो आपने अभी निकाले फेयर वैल्यू पे, आप उन्हें माइनस कर लें, या तो गुडविल आ जाएगी या फिर गेन पर बार्गेन परचेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप में आपको अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो बुक्स में एंट्री हो रही है ना, जो बुक्स में एंट्री है वो लीगल एक्वायरर की बुक्स में ही हो रही हैं, क्योंकि हम किसी की किताबें नहीं चेंज कर सकते। तो लीगल एक्वायरर के बुक्स में एंट्रियाँ होगी, लेकिन क्या करेगा कि लीगल एक्वायरर को उसके घर से निकाल देंगे। जो लीगल एक्वायरर के बैलेंसेस खुद खड़े होंगे ना, उसके सारे बैलेंसेस को उल्टी एंट्रियाँ डाल देंगे, मतलब कि उसकी लाइबिलिटीज़ को डेबिट कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे और उसके सन्ट्री एसेट हैं सारे को क्रेडिट कर देंगे बुक वैल्यू के ऊपर। तो उसकी बैलेंस शीट खाली हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि आपने वो एंट्री डाल दी, एज्यूमिंग नील बैलेंस इन दी बुक्स ऑफ द लीगल एक्वायरर। तो अब क्या करेंगे, इस लीगल एक्वायरर की बुक्स में ही जो हमारा अकाउंटिंग एक्वायरर है उसको बुक वैल्यू पे लेके आएंगे, क्योंकि जो अकाउंटिंग एक्वायरर होता है वो तो हमेशा बुक वैल्यू पे रहता है। तो हम उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पे यहाँ पे ले आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को, शेयर कैपिटल को, कि ऐसे लगें कि जैसे ये बैलेंस शीट नाम तो लीगल एक्वायरर का है, लेकिन बैलेंस शीट होगी किसकी, अंदर आइटम में किसकी होंगी, सारी बुक वैल्यू पे किसकी होंगी, दूसरे की होंगी, यानी कि आपके अकाउंटिंग एक्वायरर की होंगी। तो अकाउंटिंग एक्वायरर तो बुक वैल्यू पे रहता है। तो ये सारे ऐसे कैसे आगे, यानी कि एसेट्स को डेबिट कर दें, लायबिलिटी क्रेडिट, रिजर्व सरप्लस क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये सब बुक वैल्यू पे काम करेंगे। इसके बाद आप जो है सन्ट्री एसेट्स को डेबिट करेंगे अकाउंटिंग एक्वायरी के, जो हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स बनाई थी। तो वहाँ से हर एसेट, इंडिविजुअल एसेट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे फेयर वैल्यू पे, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे फेयर वैल्यू पे। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस इनकी गलती यहाँ ना करना, जैसे नॉर्मली आप एसेट अपना अकाउंटिंग एक्विजिशन मेथड लगाते हैं, एक्विजिशन अकाउंटिंग लगाते हैं, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी ना लेते हैं आप एक्वायरी के। तो आप सिर्फ नेट एसेट्स लेते हैं यहाँ पे, और एनसीए कोई होगी तो वो आ जाएगी। यहाँ से आपकी गुडविल या गेन और बार्गेन परचेज निकल जाएगा। उसके बाद आपको जो सा वेंडर है, एंट्री में वेंडर को आप शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम दे देंगे। अब इसके अंदर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करते हैं कि न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स इन लीगल एक्वायरर कितने होंगे, लीगल एक्वायरर की बुक्स में न्यू शेयर कितने आएंगे, जैसे यहाँ पे स्वैप रेशियो बता दी थी पहले क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि कितने नए नंबर ऑफ टोटल शेयर होने वाले हैं, तो मतलब 250 शेयर होने वाले हैं। तो इस केस में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिकॉर्ड करना, आपको सिर्फ जो पूरी अमाउंट यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन की शेयर कैपिटल में डाल देनी है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा केस है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि भाई कोई लिमिट नहीं स्पेसिफाई करी क्वेश्चन ने कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने वाले हैं, जैसे कि इलस्ट्रेशन 38 के अंदर था, जहाँ बोला था रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर इशू कर देंगे। तो ऐसे केसेस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है जी। इसके बाद सिर्फ लास्ट मुद्दा, उतना काम करने के बाद देखो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। आपको सिर्फ कंसोलिडेशन वाला पार्ट प्ले करना है, जो कि सिर्फ एक क्लैरिकल काम है, और उसमें आप वैसे भी चैम्पियन हैं। तो इफ़ेक्ट, अब आप रिवर्स एक्विजिशन का क्या इफेक्ट है अर्निंग पर शेयर पर देखिए आपको जो शेयर्स लेने हैं ना, आपको जो अकाउंटिंग एक्वायरर है
उसके शेयर्स आपको बिगनिंग से लेने हैं, और जो सा आपका अकाउंटिंग क्वायरी है उसके शेयर्स आपको लेने हैं जिस डेट पे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे लेने हैं। अब ऐसा क्यों? अगर देखिए ट्रूली देखें, ये ट्रू पिक्चर है। अगर नॉर्मली देखें तो ये 150 शेयर तो बाद में इश्यू हुए थे 2.5 × 60, तो ये यहाँ पे आने चाहिए, और ये वाले तो स्टार्टिंग से थे, ये यहाँ आने चाहिए। ये पोजीशन उल्टी क्यों हुई? ये उल्टी इसलिए हुई क्योंकि लीगल एक्वायरर, अकाउंटिंग एक्वायरर, ये सब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है ना, तो इसीलिए ट्रू पिक्चर तब बनेगी कि ये मानते हैं कि बी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है, जब तो बी लिमिटेड के 150 शेयर शुरू से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और जब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर करा तो डेट ऑफ एक्विजिशन में एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे 100 शेयर इशू किए गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आए, तो आप इसे अपने अपने पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेटेड एवरेज शेयर आ जाएंगे। कंसोलिडेटेड अर्निंग से आप डिवाइड करेंगे इन शेयर्स को, तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।